नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का प्रमुख विषय है भारत का संविधान, उसके अंतर्गत प्रस्तावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना को विस्तार रूप से जानने से पहले हम जानते हैं संविधान क्या है। संविधान है किसी देश के शासन चलाने के लिए कुछ प्रावधानों का संग्रह या समुच्चय, यानी उस देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक, प्रशासनिक सभी स्थितियों को संचालित करने के लिए बनाए गए कानूनों का एक संग्रह आप संविधान मान सकते हैं। यहाँ पे एक मुद्दा उठता है कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद है संविधान की विचार को दर्शाने की स्थिति, अर्थात जहाँ जहाँ संविधान होता है वहाँ संविधानवाद हो, यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा ही होता है। आज के युग में तो ऐसा ही होता है, लेकिन आप जर्मनी और हिटलर की शासनकाल को अगर उदाहरण के रूप में लें तो वहाँ पे संविधान तो था जर्मनी का, लेकिन हिटलर का प्रशासन इस तरीके से था कि वो संविधानवाद नहीं था, अर्थात वो संविधान के अनुसार वहाँ पे शासन नहीं चल रहा था। इसी को इस तरह से आप समझ सकते हैं संविधानवाद को, यानी संविधान के अनुसार शासन चलता रहे तो वहाँ पे संविधानवाद होगा। संविधानवाद होता है सीमित शासन। ठीक है, सीमित शासन के लिए आवश्यक हो जाता है लोकतांत्रिक अवस्था होनी चाहिए, उसके बाद अधिकारों को मान्यता होनी चाहिए। लोकतांत्रिक अवस्था हो अर्थात जनता का शासन हो, लोकतंत्र को महत्व दिया जाए। उसके बाद अधिकारों को मान्यता, यानी सभी लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हो, उसकी अपने अधिकारों के प्रयोग करने की स्वतंत्रता हो। उसके बाद तीसरा प्रमुख विषय हो जाता है शक्ति का पृथक्करण हो, यानी विभिन्न संस्थाओं एवं स्तर के बीच शक्ति का अलग अलग बंटवारा हो, संतुलित पृथक्करण हो। संविधान के अनुसार शासन हो। उसके बाद संविधान के अनुसार शासन ही संविधानवाद है, तो आप समझ ही रहे हैं। यानी जो मैं ये सब बातें बता रहा हूँ ये सब सीमित शासन को दर्शाने के हैं। सीमित शासन का एक बड़ा समझ लीजिए जहाँ पर मनमाने शासन का अभाव हो। ठीक है, और एक चौथा और विषय हो जाता है न्यायपालिका को अलग से स्वतंत्रता प्राप्त हो, वह अपने अनुसार कार्य से उस पर किसी का नियंत्रण ना हो और कानून का शासन हो। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं राज व्यवस्था क्या है। ठीक है, संविधान और राज व्यवस्था। संविधान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और राज व्यवस्था को कहते हैं पॉलिटी। ठीक है, राज व्यवस्था क्या है? राज व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं तो उनके समग्र रूप को ही राज व्यवस्था कहा जा सकता है। राज व्यवस्था के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे संसद के कानून सम्मिलित होते हैं, न्यायालय के निर्णय, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं एवं उनसे उत्पन्न मुद्दे, ये भी इसमें सम्मिलित होते हैं। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि ये संस्थाएं क्या होती हैं, जैसे संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाओं को ही संविधानेतर संस्थाएं कहा जाता है, जिसमें सांविधिक, कार्यकारी और अन्य संस्थाएं आती हैं। वो आगे हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चौथा तत्व हो जाता है जाति, धर्म, क्षेत्र से ये सब राजनीतिक व्यवस्था पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब से विषय संबंधित विषय राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में हम चलते हैं और देखते हैं कि अब प्रस्तावना को हम ध्यान से देखेंगे और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार हम प्रस्तावना को डिटेल में अपने से पढ़ते हैं। ठीक है, ये असली प्रस्तावना नहीं है, मतलब वर्तमान समय में ये प्रस्तावना है। एक बार इसमें संशोधन हो चुका है, 42वां संशोधन। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में प्रचलन में प्रस्तावना है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता इसको मान सकते हैं, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी माघशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम देखते हैं दोस्तों, इसमें शुरुआत के जो विषय लिखे हुए हैं ये संविधान के शक्ति के स्रोत को दर्शाते हैं और शासन की स्वरूप को, ठीक है। और जो इसमें अन्य विषय लिखे हुए हैं नीचे की तरफ, ये दिखाते हैं शासन शक्ति के उद्देश्यों को। तो बड़ी बड़ी बात हम कह सकते हैं कि इसमें हमें शक्ति का स्वरूप और शासन के उद्देश्य और संविधान कब लागू हुआ और कब मतलब कंप्लीट होके अधिनियमित हुआ, इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। और भी बहुत जानकारी मिलती है। बड़ा हम मान सकते हैं कि संविधान का सारांश उद्देशिका है, ठीक है। बड़ा हम मान सकते हैं संविधान का सारांश, यानी अगर संविधान के किसी भी प्रावधान में, नियम कानून में कोई बाधा आती है निर्णय लेने में, तो उसका अंतिम निर्णय प्रस्तावना से किया जा सकता है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि इसका प्रस्ताव कब रखा गया। तो सबसे पहले इसका प्रस्ताव JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। और इस पे बात बहस हुई और 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। अब बड़ा हम समझ सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख करता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके जो एक एक शब्द हैं उसको हम मतलब पोस्टमार्टम के तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला भाग आ जाता है शासन शक्ति का स्रोत, यानी जो संविधान है इसकी में शासन शक्ति का स्रोत किसको बताया गया है। इसमें शासन शक्ति का स्रोत जनता को बताया गया है। अच्छा, आप कहेंगे इसमें जनता का तो कहीं वर्ड ही नहीं प्रयोग हुआ है, तो कैसे हम मान लें जनता, ठीक है। तो इसमें आप ये समझिए कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, और अंतिम में क्या लिखा हुआ है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी जो संविधान सभा के लोग हैं वो भारत की जनता के प्रतिनिधि के रूप में ये दिखाना चाहते हैं कि पूरी जनता इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती हैं, ठीक है। अच्छा, जनता, तो पहले विषय को हम अच्छे से विस्तार से यहाँ जानते हैं। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। हम एक बार फिर से लिख ले, जैसे हम भारत के लोग, बाकी इसमें पूरा प्रस्तावना में लिखा हुआ है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी हम सब लोग करते हैं, ठीक है। तो ये मूल रूप से जनता के शासन को प्रदर्शित करता है। अच्छा, इससे पहले हम एक और जान जाते हैं बात को। जनता का शासन का मतलब होता है लोक प्रभुता। ये लोक प्रभुता शब्द कहाँ से आया? ये लोक प्रभुता शब्द रूसो का नाम तो आपने सुना ही होगा। फ्रांस के एक
विशेष दार्शनिक हैं। इनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें इन्होंने लिखा है वॉइस ऑफ पीपुल इज़ वॉइस ऑफ गॉड, अर्थात जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है, जो लोक प्रभुता को दर्शाती है। यानी जनता का शासन ही अंतिम शासन है। ठीक है, सर्वोच्च शासन जनता का शासन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इतना काफ़ी होगा। उसके बाद हम जानते हैं अगले विषयों को। शासन शक्ति का स्वरूप। शासन शक्ति के स्वरूप को दर्शाने के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, समाजवाद का प्रयोग किया गया है, पंथ निरपेक्ष का प्रयोग किया गया है, लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम सभी शब्दों के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कोई देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तब होगा जब वो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों को लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो। तो इस प्रकार से हमने अपने संविधान में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बताया है। यह किसी भी बाह्य एवं आंतरिक दबाव में अपने निर्णयों को नहीं लेता है। यानी जो आंतरिक निर्णय होंगे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, उसको लेने के लिए स्वतंत्र है। और विदेशी नीति को संचालित करने के लिए भी भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए स्वतंत्र निर्णय। ठीक है, एक राज्य होने के लिए संप्रभुता एक प्रमुख तत्व होता है, इसलिए भारत को एक राज्य कहा जा सकता है। इसीलिए इसका वर्णन राज्य के रूप में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं समाजवाद क्या है। ठीक है, समाजवाद दोस्तों हम समझते हैं कि वैश्विक स्तर पर अगर समझा जाए तो समाजवाद के अलग अर्थ हैं। जो पूंजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करता है। लेकिन भारत की स्थिति में जो समाजवाद शब्द का प्रयोग है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध के लिए नहीं प्रयोग किया गया है, बल्कि ये समाज के कल्याण और सद्भावना के विकास के लिए किया गया है। तो इसके लिए एक प्रमुख केस था डॉक्टर DS नकारा केस, DS, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रमुख हो जाता है, नकारा केस। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत संविधान में उल्लिखित समाजवाद शब्द का को विस्तार से बताते हुए बताया कि जो भारत में समाजवाद है वो आय की असमानता को कम करने के लिए और जीवन स्तर की असमानता को कम करने के लिए, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करने के लिए और शोषण की समाप्त करने के लिए इन तत्वों को समाजवाद का तत्व माना जाता है। ठीक है, तो भारत का ये प्रमुख विषय हो जाएगा। उसके बाद हम समझते हैं पंथ निरपेक्ष क्या है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं राजनीतिक, धार्मिक एवं उपासना से संबंधित जो भी विषय हैं उनसे स्वतंत्र होकर राज्य कार्य करेगा। यानी जो राज्य होगा वो उसका कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लोकतंत्रात्मक का शब्द का वर्णन है। तो लोकतंत्रात्मक को हम लोकतंत्र के रूप में समझ सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। डॉक्टर अब्राहम लिंकन का एक भाषण था जिसमें उन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया था।
उन्होंने कहा था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। गेट्सबर्ग भाषण था, गेट्सबर्ग के स्थान पर हो रहा था, वहीं पर उनका ये भाषण था, तो उन्हीं के भाषण से ये परिभाषा निकाली गई है। ठीक है। लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें जनता डायरेक्ट यानी सीधे एक साथ बैठकर मिलकर कानून का निर्माण और अनेक निर्णयों को लेती है। तो यह तो किसी भी देश के लिए या फिर कहीं के लिए आज के युग में संभव नहीं है, क्योंकि इतनी अधिक जनसंख्या है, तो एक साथ बैठकर सबको निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो सामान्यतः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है, जिसे प्रतिभूतिमूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक संसदीय होता है और एक अध्यक्षात्मक होता है। भारत में संसदीय प्रकार का पाया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति यानी जो जिनके नाम पर शासन चलता है और जो जिनके पास शक्ति होती है, उन दोनों अलग अलग होते हैं। और अध्यक्षात्मक, अमेरिका जैसे देशों में अध्यक्षात्मक प्रकार की लोकतंत्र पाई जाती है, जिसमें राष्ट्रपति के जैसे राष्ट्रपति या फिर जो सर्वोच्च शक्ति है उसी के पास पूरी शक्ति रहती है, हस्ताक्षर करना, कानून वगैरह को अंतिम रूप प्रदान करना और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। उसके बाद हम समझते हैं कि गणराज्य क्या है। ठीक है, पांचवा शब्द क्या है, गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? देखिए, एक तो देश होता है जहाँ वंशानुगत शासन होता है, और एक देश होते हैं जहाँ जनता के द्वारा चुनकर राजा, मतलब सर्वोच्च शक्ति आती है, राजा तो नहीं होते हैं। वंशानुगत अर्थात जैसे ब्रिटेन में सम्राट, महारानी जो भी हैं, तो वहाँ पे वंशानुगत शासन चलता जा रहा है, यानी सर्वोच्च शक्ति यानी सम्राट जो है वो वंशानुगत है, फिक्स है। लेकिन जो भारत जैसे देश हैं, वहाँ पे चाहे राष्ट्रपति हो या फिर कोई भी शक्ति हो, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में चुन के आए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने समझ लिया शासन शक्ति के स्वरूप को, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमने समझ लिया, समाजवाद को समझ लिया, पंथ निरपेक्ष को समझ लिया, लोकतंत्रात्मक शब्द को समझ लिया और गणराज्य को समझ लिया। अब इसके बाद तीसरा प्रमुख विषय आ जाता है शासन शक्ति का उद्देश्य, यानी प्रस्तावना में वर्णित जो मध्य का विषय है उसमें शासन शक्ति के उद्देश्य को बताया गया है। शासन शक्ति का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुता को दर्शाता है। ठीक है, न्याय के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इस प्रकार के तीनों न्याय में सभी को सही न्याय प्राप्त हो, ये मतलब भारत के संविधान का प्रमुख उद्देश्य रहता है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में हम समझते हैं, स्वतंत्रता में व्यक्ति के पास विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब ये हमारा उद्देश्य है। हर किसी के पास विचार की स्वतंत्रता हो, उसके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, यानी वो अपने किसी भी विषय को, विचार को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सके। विश्वास हो, किसी भी धर्म, रिलीजन आदि में वो अपना विश्वास रखने के लिए स्वतंत्र हो। धर्म की स्वतंत्रता हो, उपासना की स्वतंत्रता हो। ठीक है,
तो हमने समझ लिया स्वतंत्रता के अंतर्गत 1 2 3 4 5 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं समानता क्या है। समानता आप समझ सकते हैं, समता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो समानता को दर्शाता है। समानता दो प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता। अब देखिए, प्रतिष्ठा की समानता क्या है कि व्यक्ति भारत के हर एक नागरिक में जाति भेद, संप्रदाय भेद, लिंग भेद, अस्पृश्यता आदि का अंत हो। यानी प्रतिष्ठा, किसी को किसी प्रतिष्ठा के अनुसार किसी को अपमानित न किया जाए, सबको समान रूप से समझा जाए। उसके बाद अवसर की समानता, अर्थात जो भी राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक कार्य हैं उनमें पदों का जो वितरण हो वो सभी को समान रूप से हो, किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तो यहाँ पे दो प्रकार के समानता का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, उसके बाद चौथा विषय आता है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन उपलब्ध कराया जाए। यानी जो एक मनुष्य का जीवन होता है उसको प्रदान किया जाए, उसको प्राप्त किया जा सके हर व्यक्ति को। ठीक है, मानवीय जीवन, ये हमारा उद्देश्य है। हालांकि व्यवहारिक रूप में ये तो संभव नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन भविष्य में ज्ञान, शिक्षा सब बढ़ने के साथ और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के साथ भारत में भी यह संभव हो पाएगा। सारी जो हमारे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा तो हमने देख लिया, मानवीय जीवन से परिपूर्ण जीवन हर किसी को उपलब्ध कराया जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एकता और अखंडता। एकता का, अखंडता का, दोनों का अलग अलग महत्व है। एकता हम दर्शाते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हर किसी में एकता हो। ठीक है, जैसे जातिवादी, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन स्तरों पे लोगों में बिखराव ना हो, यानी सब एक साथ मिलकर रहें। ठीक है, और अखंडता का अर्थ होता है कि भारत का क्षेत्रफल, यानी जो इसकी भूमि है उसको किसी प्रकार की क्षति ना हो, यानी उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। जैसे राष्ट्रीय अखंडता में क्या क्या चुनौतियां हैं, जैसे युद्ध से ये सब समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अलगाववाद से, आतंकवाद से। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, युद्ध, अलगाववाद और आतंकवाद, ये सब समस्याएं हैं जो हमारे देश की अखंडता को चोट पहुंचा सकती हैं। उसके बाद अंतिम एक शब्द रह जाता है बंधुता। बंधुता का क्या अर्थ है? बंधुता का अर्थ है यानी भारत का हर एक निवासी आपस में मिलजुल कर रहे, ऐसे समझ लीजिए बस। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने एक मोटा मोटा समझ लिया कि प्रस्तावना के कई विषयों को समझ लिया। ठीक है, हम एक बार और पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ये शुरुआत के विषय। अच्छा, सबसे पहले इसको समझिए, हम भारत के लोग, ये जन यानी हमारी स्रोत को दर्शाता है। ठीक है, कि हम ये जो संविधान है इसका स्रोत क्या है। ठीक है, उसके बाद भारत संपूर्ण, ये जो भाग है ये शक्ति के स्वरूप को दर्शाता है। शक्ति के स्वरूप को दर्शाता है। उसके बाद ये जो मध्य का भाग है ये पूरा का पूरा यहाँ तक
ये, ठीक है, और ये पूरा, ये दर्शाता है शक्ति के उद्देश्य को, कि हमारी जो शासन शक्ति है इसका क्या उद्देश्य है। तो न्याय, सभी को न्याय प्राप्त हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, सभी को स्वतंत्रता हो, यानी विचार के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर, विश्वास, धर्म और उपासना के स्तर पर हर किसी को स्वतंत्रता हो, और उसके बाद समता यानी समानता हो, प्रतिष्ठा और अवसर दोनों स्तर पर समानता। हमने डिटेल से भी पढ़ लिया, तो अब देखिए एकदम स्पष्ट रूप से हम समझ पा रहे हैं। उसके बाद उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ये अंतिम विषय था, हमने समझ लिया। उसके बाद दोस्तों अंतिम में देखिए इसमें तिथि का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो एक हम समझ लेते हैं, इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, और कुछ प्रावधानों को इसी समय लागू कर दिया गया था, जैसे निर्वाचन हो गए और अन्य प्रमुख विषयों को लागू कर दिया गया था। लेकिन 26 जनवरी को ही इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया, क्योंकि इससे पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी और स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। तो उस तारीख को ही इसको, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, इसलिए 26 जनवरी को ही हम लोग अपना रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब देख लिया, अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न, ठीक है, जो यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष अभी हमने समझा कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, तो हमने समझा पंथ निरपेक्ष, ठीक है। लेकिन पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्दों को सेकुलर ही कहा जाता है। तो हमारी जो संविधान में है, तो रिलीजन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में तो इसका अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। लेकिन धर्मनिरपेक्ष एक नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है। धर्म निरपेक्ष यानी धर्म से रहित, और वास्तव में हमारे यहाँ धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। तो कर्तव्य से निरपेक्ष तो हम हो नहीं सकते, इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग न करके पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन भारत के अर्थ में जो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, उसको हम इस प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में अनेक धर्म हैं, इसका भी वर्णन है, सत्य है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, यह भी सत्य है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, यानी हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, ये भी सत्य प्रतीत होता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये भी सत्य प्रतीत होता है। अब यहाँ पे समस्या ये फंस जाती है कि इन सब में से हम किस एक को चुनें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक अंतिम और ऑप्शन होता सभी सही, तो हम इसको चुनते, क्योंकि इसमें सभी सही हैं। लेकिन इसमें से हमें सबसे प्रमुख, मतलब जो सबसे सबको समाहित करता हो, उसको चुनना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। ये भारत में अगर राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि भारत में अनेक धर्म हैं, ठीक है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तभी तो अनेक धर्म हैं भारत में, ठीक है। उसके बाद भारत में राज्य की कोई धर्म नहीं है, और धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी अनेक धर्म है, तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धर्म को अपना सकता है। अर्थात सबसे उपयुक्त उत्तर
डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? आप समझ नहीं पाएंगे कितना आसान क्वेश्चन है, और ये यूपी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, 2013 में आया है। तो अभी हमने पढ़ा उद्देश्यों को, हमने बताया कि वो उसके स्रोत और स्वरूप और उद्देश्य को वर्णित करता है। वो क्या है? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? अभी हमने पढ़ा न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो ये 3 प्रकार के। ठीक है, जो यूपीपीसीएस के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? यानी हमने पढ़ा उसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया था। हर एक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता हो, विश्वास की स्वतंत्रता भी हमने पढ़ा, और आर्थिक स्वतंत्रता भी हमने पढ़ा। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता भी पढ़ा। लेकिन माफ़ करिएगा, ये आर्थिक स्वतंत्रता को हमने नहीं पढ़ा। हम अभी देख लेते हैं। देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, तो हमने ये इतने धर्मों को, इतने स्वतंत्र प्रकार की स्वतंत्रता को पढ़ा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हम इसमें पूछा है का वर्णन नहीं है, तो कौन सा वर्णित नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। आगामी टॉपिक्स को मैं बता देता हूँ। हम प्रस्तावना के इतिहास को पढ़ेंगे कि ये प्रस्तावना कब कब संशोधित हुआ, क्या क्या परिवर्तन किए गए, क्या बातें हुई इस पर, और फिर कब इसको लागू किया गया, मतलब संविधान के साथ में, और इसके उपयोग को पढ़ेंगे। इसमें संशोधन क्यों किया गया ये भी हम पढ़ेंगे। क्या संशोधन किया गया, कौन से शब्द को हटा करके कौन से शब्द लगाए गए, क्यों लगाए गए, क्या महत्व है, और कब ये संशोधन किया गया, और इसका पूर्णतः मूल्यांकन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। ऐसे का नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं आप दिए गए नीचे टेलीग्राम लिंक से, उसको ज्वाइन करें और वहाँ से प्राप्त करें। मैं इसको सुधार दूंगा और इसमें बहुत कुछ लिख दूंगा, उसके बाद आप पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।